हम सबको पता है, आपके पास नगर निगम द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ होगा, उसके अंदर उसकी समस्त जानकारी थी कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या था। मंच पर विराजमान नगर निगम महापौर उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय GS नाग साहब, हमारे आयुक्त महोदय आदरणीय कमर चौधरी साहब, आदरणीय OP बुनकर साहब, आदरणीय संजय जी, दोनों ही हमारे सिटी के एक ADM और एक प्रशासक, दोनों ही ADM, आदरणीय CMHO दिनेश जी, हमारे उपायुक्त महोदय, सम्मानित सभी पार्षद बंधु बहन, अधिकारीगण। वर्तमान के अंदर शुरू में तो उदयपुर हमारा सुरक्षित था, लेकिन धीरे धीरे जो केसेस पॉजिटिव आते गए और आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने अपने वार्ड क्षेत्र के अंदर, अपने अपने मोहल्ले के अंदर, अपने अपने गली के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर प्रशासन की भी ये इच्छा है और हमारी भी ये इच्छा है कि जो बाहर से व्यक्ति उदयपुर में आता है, अपने मोहल्ले में आता है, उस केसेस जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करें। मैं सम्मानित मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत मेहनत की, हर दृष्टि से सहयोग करने का पूरी तरह से कोशिश की कि ये कोविड-19 जब से लागू हुआ और मैं विशेष तौर से कोरोना इस महामारी को रोकने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने तन मन और धन के साथ में अपने अपने स्तर पर प्रशासन का पूरी तरह से साथ दिया। उसका परिणाम रहा कि हमारा उदयपुर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पधारे सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगणों को मेरा नमस्कार। आज की अचानक बैठक बुलाने के लिए मुख्य कारण जो भी था वो था कि उदयपुर ज़िले में ऑफ लेट आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और उनमें डेथ के भी केसेस अपने यहाँ पे अब रिपोर्ट हुए हैं। इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उदयपुर ने, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा उसके लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। उदयपुर के जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी मेहनत की है, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी जागरूक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़िले के बीच में केसेस बहुत ही कम रहे हैं। अभी क्योंकि इस महामारी के साथ ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, इस महामारी के साथ ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी और ये निरंतर लड़ाई है, कंटिन्यूस लड़ाई। अब इस निरंतर लड़ाई को किस तरीके से अपन लड़ें, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी प्लान करें, किस तरीके से अपन भविष्य में अपने शहर को, क्योंकि जिला प्रशासन से दोनों ADM साहब आए हैं, जिला कलेक्टर महोदय भी का आने का था बट वो कहीं मीटिंग में उनको जाना पड़ा, मेयर साहब बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। एक तो अपन इस पर एक चर्चा करें कि किस तरीके से अपन कोविड केसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने वार्ड की एक जिम्मेदारी लें, वो केसेस का हिस्ट्री क्या रहा है, उनमें से कितने लोग बाहर से आए हैं, कितने लोग उदयपुर में ही थे, और जो लोग बाहर से आए हैं और उन लोगों के कॉन्टैक्ट से जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो कितने लोग हैं, और कितने लोग हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा, वो लोकल ही यहीं से कहीं किसी से मिले हैं, जिसका पता नहीं, उनको भी पता नहीं है किससे मिले हैं और उनको वो कोविड पॉजिटिव हो गए या कोरोना पॉजिटिव हो गए। अभी ग्रामीण क्षेत्र के बीच में बहुत अच्छा सिस्टम है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या, सरकार ने जो वहाँ के उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी, जिसमें सरपंच साहब भी हैं, सभी वार्ड पंच भी हैं, ग्राम सेवक भी हैं, पटवारी भी हैं, सभी लोग हैं उस गांव के। वो लोग ये करते हैं कि जो भी आदमी बाहर से आता है उसकी तुरंत सूचना देते हैं इस कमेटी। वो कमेटी ये उसके पूरे लक्षण जांच करवाती है, वहाँ की जो ANM है, वहाँ की जो आशा सहयोगी है या आंगनबाड़ी वर्कर है, वो उसके पूरे लक्षण चेक करते हैं और अगर उनको लगता है कि कैसे किसी ऐसे संक्रमित एरिया से आए हैं तो उसको पूरा हाउस आइसोलेट करते हैं। इससे इसने सामान खरीदा, उन सब लोगों के वो टेस्ट करवा लिया। वहाँ से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बीच में केसेस बिल्कुल ही कम,
जो भी केसेस आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। उसके दो मुख्य कारण है कि एक तो ये ट्रैक नहीं हो रहा कि कौन आदमी आ रहा है। इस कमेटी का एक मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, बेसिकली जब कलेक्टर साहब से चर्चा हो रही थी तो वहाँ पे सभी डॉक्टर्स बैठे थे, सभी सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे, तो सबका एक ये निकल के आया कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के बीच में अपनी ये निगरानी कमेटियाँ बहुत सतर्क होकर काम करनी है, क्योंकि उनका उस गांव से लगाव, वो उस गांव को बचाना चाहते हैं, उस पंचायत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी पंचायत के रहने वाले हैं। तो उस एरिया के बीच में, जैसे मैं भी चाहूँगा कि जो मेरा वार्ड है या जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मेरा ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पे केसेस बहुत कम है, वो उसको किस तरीके से रोका जाए। तो अगर आपको रिपोर्ट कर देता है तो उसकी लिस्टिंग करके अपन ने 3 परमानेंट स्टेशंस बनाए हैं टेस्ट के लिए। एक तो नगर निगम में पीछे दीनदयाल उपाध्याय सेंटर है, एक हिरनमगरी के बीच में है और एक हिरनमगरी हॉस्पिटल में है। वो CMHO साहब आपको डिटेल में बता देंगे जहाँ जहाँ उन्होंने परमानेंट सेंटर्स बनाए हैं, उनके परमानेंट सेंटर्स के टाइमिंग क्या है। वो हमारे निगम से अधिकारी लगा रखे हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं। आप लोग उनको बता दें कि साहब मेरे मोहल्ले से मैं इतने लोगों को टेस्ट करने के लिए भेज रहा हूँ, या आपकी टीम में से कोई बता दे या वार्ड सुपरवाइजर बता दे कि साहब इतने लोग हम टेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं। उन लोगों का टेस्ट हो जाए और टेस्ट होने के बाद उन लोगों को अगर आप होम क्वारंटीन करना चाहते हैं, अगर कोई लक्षण नहीं है, या फिर अगर हॉस्पिटल भेजना चाहते हैं, तो मेन मकसद ये है कि वो कमेटी जिम्मेदारी ले उस वार्ड की कि किस तरीके से, और ये एक मतलब खुद के लिए भी होना चाहिए कि मेरे वार्ड में केसेस कैसे कम हो सकते हैं, मेरे वार्ड के लोगों को मैं कैसे बचा सकता हूँ, मेरे वार्ड के लोग कम से कम संक्रमण वहाँ फैले। मेयर साहब, उपमामर साहब, कमिश्नर साहब, ADM साहब, प्रशासन AD साहब, सिटी सामने सारी विराजमान माननीय हर्षद साहब, मीडिया के साथी, जैसा कि कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, इसमें हम भी अछूते नहीं हैं। हमारे लगभग हर 4-5 दिन VC होती है। अभी भी मैं VC से ही आ रहा हूँ। अभी VC में लेटेस्ट ये बताया गया कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिसको सर्दी जुकाम खांसी गला खराब सांस में तकलीफ नहीं है, वो भी 20 से 30% लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो फर्स्ट वीक में उसके फैलाने की दर ज़्यादा होती है। मैं अगर पॉजिटिव आया तो 7 दिन तक मैं ज़्यादा लोगों को फैलाऊँगा। तो इसका और दूसरे वायरस, जो कोरोना वायरस है, दूसरे वायरस में यही फ़र्क है, ये इतना फैटल नहीं है, बहुत ज़्यादा डेथ इससे नहीं हो रही है, लेकिन ये फैलता तेज़ी से है। तो फैलता तेज़ी से है तो नंबर ऑफ इन्फेक्शन के लोग ज़्यादा हो गए, कम परसेंट में लोग मरते हैं, लेकिन ओवरऑल संख्या बढ़ जाती है। अभी हमारे राजस्थान में 2% डेथ रेट है, तो उदयपुर में 1% ही रेट है। मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। लॉकडाउन के पीरियड में सब ने, हमारी जनता ने, हमारे प्रशासन ने, सारे विभाग ने मिलके और मीडिया के साथियों ने, सब ने मिलके एकजुटता दिखाई और उदयपुर को हमारे हॉटस्पॉट एरिया बनने से पहले 22 केस तक रोके रखा था। जबकि हमारी टूरिस्ट सिटी थी, हर तरह से हमारा ब्रॉडगेज था, लिंक था, हाईवे रोज इधर से गुजरते हैं, सारे लोग आ रहे थे। तो शुरू से ही प्रशासन की मदद से हमने सारी होटलों को कवर किया था। हमारी स्क्रीन टीम होटलों में जा रही थी और सिटी में 5 जगह स्क्रीन सेट फिक्स कर दी थी। इसके अलावा जो होम क्वारंटाइन की जो शक्ति उदयपुर में थी और कहीं देखने को नहीं मिली थी, जो भी आउट ऑफ उदयपुर है, आउट ऑफ बस स्टैंड या कहीं से भी कोई व्यक्ति आया तो उसको होम क्वारंटाइन किया गया। और होम क्वारंटाइन को सख्ती बरतने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, जिसमें मेडिकल टीम चेक करती थी, इसके बाद पटवारी ग्राम सेवक की टीम चेक करती थी, इसके अलावा एजुकेशन के टीचर्स उनको भी लगाया था चेक करने के लिए। तो पूरा मैनेज था। लेकिन जो अनलॉक पीरियड हुआ और जो पहले लोगों में डर था, इसके बाद अब ये महसूस हो रहा है कि लोगों में डर खत्म सा हो गया है। पहले हम लोग कहते थे डरो मत, सावधानी बरतो, लेकिन अब हम भी कहने लगे थोड़ा थोड़ा तो डरो। बिल्कुल नहीं डरेंगे। जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, हम सोचते नहीं कि हमारा एक्सीडेंट होगा। कौन सोचता है बाइक या कार या कोई भी गाड़ी चलाने वाला एक्सीडेंट होगा? कोई नहीं सोचता, लेकिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी तरह से हम अगर ओवर कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं मेरे को तो इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर ये तो मेरे घर वाले हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे डॉक्टर, इवन कोई नहीं हो, इनसे मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ये हमारे मन से निकालना होगा और कहीं से भी किसी से भी इन्फेक्शन
हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप घर से कम बाहर निकले, नहीं निकले तो बेस्ट है। तो अगर हम हमारे वार्ड के अंदर मिशन लिसा के तहत अगर इन सब की सैम्पलिंग करा दें, ठीक है, और हम रिपीट सैम्पलिंग करवा दें 20 दिन बाद, 21 दिन बाद, 25 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो माइग्रेंट वार्ड में आ रहे हैं बाहर से, उनकी सैम्पलिंग करा दें, उनको कहें जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता। हमारी मीटिंग जो हुई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, ये बात निकल के आई थी। इसके अलावा अगर आपके मन में भी ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो 3 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन बनता है। कर्फ्यू 1 किलोमीटर के अंदर लगता है, लेकिन कर्फ्यू का दायरा भी थोड़ा सीमित कर दिया है, लोग समझदार हो गए। कर्फ्यू का मकसद वही था, अगर एक जगह पॉजिटिव आया तो कहीं दूसरी ओर को पॉजिटिव नहीं हो, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट नहीं हो, तो वो लोग घरों में रहे और आवागमन कम से कम हो। जो लोग अगर पॉजिटिव आता है तो 3 किलोमीटर अंदर जो कंटेनमेंट जोन बनता है, जो हमारी टीमें सर्वे करती है, तो मिशन लिसा के तहत और जो सुपर स्प्रेडर जो होते हैं, अगर वो सैम्पलिंग में विभाग की मदद नहीं करते हैं तो निगरानी दल उनको मोटिवेट करके सैम्पलिंग करा सकते हैं। हमें हमारे वार्ड के अंदर क्या करना है, समिति जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार समिति बनानी है, और उसके पश्चात जो सरकार की गाइडलाइन आई उसको फॉलो करवाने के लिए जो समिति बनेगी उसका ये नैतिक दायित्व बनेगा, और अधिक से अधिक सैम्पलिंग करवानी, इस बात पर CMHO साहब ने जोर दिया। मैं प्रशासन की दृष्टि से ADM सिटी आदरणीय संजय जी से निवेदन करता हूँ कि वह अपनी बात को रखें। डिप्टी मेयर साहब, मेरे साथी अधिकारीगण और मेरे समक्ष बैठे हुए सम्मानित पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और शहर की स्थिति, ज़िले की स्थिति के बारे में CMHO साहब और आयुक्त साहब दोनों ने आपको काफ़ी विस्तार से जो अभी स्थिति है अपने ज़िले की और विशेष रूप से शहर की, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गई। कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, कितने केसेज आ रहे हैं। वैसे भी सभी लोग जो यहाँ इस हॉल में बैठे हैं सारे जागरूक लोग हैं, और मेरा यह मानना है कि प्रतिदिन वो ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि अपने शहर में कितने केसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनको अपडेट हो ही रहा है कि क्या स्थिति है। महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, जो कमेटी गठन का निर्णय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये हुआ था, तो उसमें जो कमेटी अपने को बनानी है और विशेष रूप से शहर जो एरिया है इस पर जो फोकस करना है। अगर हम बात करें 4-5 महीने पहले जब से कोरोना संक्रमण के केसेस आने शुरू हुए उदयपुर शहर में, ज़िले में पहला केस निश्चित रूप से आपको ध्यान ही होगा, मल्लातलाई में सिटी से ही ज़िले के पहले केसेस आए थे, और शुरू में कर्फ्यू का दायरा भी एज़ पर गाइडलाइन जैसा था वैसे तरीके से स्ट्रिक्ट पालना करने की अपन ने कोशिश की, और उसमें आप सभी ने बहुत ही जो जिस वार्ड का एरिया आया हमेशा ही निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सहयोग किया। अच्छी बात ये रही कि हमें ग्राउंड से, आपके वार्ड से, आपके एरिया से, जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, काफ़ी एक्टिव पार्षद जो दिल्ली संपर्क में भी रहते थे, उन्होंने अवगत कराते रहे समय समय पर कि ये कर्फ्यू का एरिया जो है इसको अब थोड़ा सा लोग परेशान हैं, कुछ रियायत देनी चाहिए, जैसा भी कहा, और अपन ने आपस में बैठ के उस चीज़ पे कंसीडर भी किया और कोशिश की कि जितनी जनता को कम तकलीफ हो लेकिन कोरोना भी नहीं फैले, इस दोनों चीज़ों को अपन बैलेंस करके चलने के अपन ने प्रयास किए। शुरू में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो सकता है, इस बारे में रखनी भी पड़ी। बाद में जब अब स्थितियाँ वापस विचार योग्य और साथ बैठने की एक बार फिर से ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लंबे समय से ये स्ट्रगल चल रहा है और अभी कब तक ये लड़ाई चलनी है और कब तक कोरोना रहेगा इसके बारे में अभी कहीं भी मेडिकल विभाग में या किसी भी लेवल पे अभी सर्टेनिटी नहीं है कि भाई ये कितना अभी अपने को इसको जूझना है। तो इसलिए कई बार बीच में अपन शुरू में बहुत अच्छे पेस से, अच्छी स्पीड से इसके विरुद्ध लड़ते हैं, सख्त भी रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन एक बीच में थोड़ा सा वो विराम सा आ जाता है, लगता है कि ठीक है अब चीज़ें अपने आप चल रही है। और उसके बाद रिलैक्सेशन भी सरकार के लेवल पे दिए गए हैं या देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन या पूरा मार्केट बंद रखना या सब कुछ बंद कर देना, सील कर देना, किसी को निकलने नहीं देना, ये एक बहुत लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं है और संभव भी नहीं है। तो न चाहते हुए भी अपने को पता है कि इससे फैल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया कि कुछ चीज़ों का पालन करते हुए, कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए, जैसा अभी सब लोग अपन मास्क लगा के बैठे हैं, एक चेयर छोड़ के बैठे हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है। कोई व्यक्ति बाहर से आया है, अपने को लग रहा है ये संक्रमित हो सकता है, घर में किसी को लक्षण दिख गए, तो ये चीज़ें जो है इन पे फोकस करो, न कि लॉकडाउन पे। ये देखो कि इन हाई रिस्क वाले लोग हैं, इन चीज़ों पे तो थोड़ी सी गाइडलाइन में जो बदलाव आया है उसके अकॉर्डिंग चलने की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये निर्णय हुआ कि ये
ये पालना कैसे हो, ये फॉलोअप कैसे हो कि अपना जो वार्ड है उसमें वार्ड को निश्चित रूप से शहर में यूनिट माना जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर वार्ड की अगर जिम्मेदारी एक टीम ले, एक कमेटी ले, जिसमें निश्चित रूप से जनप्रतिनिधिगण के रूप में पार्षद महोदय का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक तो उनका उस वार्ड के प्रति निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं, एक एक को जानते हैं, उनका उनसे सीधा संबंध है और उनको उस वार्ड में सबसे ज़्यादा चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका वहाँ से शुरू हो जाती है पार्षद की। तो पार्षद के साथ फिर जो कि सरकारी स्टाफ की भी जरूरत सहयोग के रूप में और टीम के रूप में रहेगी। तो हमने उसमें तय किया बैठक में कि उसमें BLO है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो कर्मचारी हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो जाएं, क्योंकि पुलिस की भी आवश्यकता उसमें पड़ सकती है किसी चीज़ के लिए, कोई चालान बनाना है, कोई ऐसा है जो ये प्रश्न कमेटी गठन के बाद आ जाएगा। तो जैसे ही कमेटी गठित हो जाएगी तो उसकी भी हम एक चेकलिस्ट टाइप बना देंगे कि इस कमेटी को जो है ये काम देखने हैं। उसमें 3-4 प्रकृति के काम आएंगे। जैसे उस वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जो लोग बाहर से आते हैं, माइग्रेंट्स हैं, आना जाना चालू है और चालू रखना ही पड़ता है, अपने भी काम पड़ता है तो अपन बाहर जाते ही हैं, लोग भी बाहर आते हैं। इवन बीच में तो पास की आवश्यकता भी खत्म कर दी थी, अभी कुछ दिनों से अदर स्टेट पे जाने के लिए वापस जरूर पास वर्तमान में लेना पड़ रहा है। तो लेकिन जो भी आते हैं तो उस पर क्योंकि पास नहीं लेना पड़ रहा है, परमिशन नहीं लेने पड़ रही है, अपनी प्राइवेट व्हीकल से कोई भी आ रहा है, जा रहा है, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है। पहले तो ये था कि चेक पोस्ट पे था, तो हमने एक सिस्टम कर रखा था कि चेक पोस्ट पे आदमी लगा रखे थे, वो डेली शाम को लिस्ट दे देते थे कि आज उदयपुर शहर में ये 50 लोग आए हैं, तो 50 लोगों की लिस्ट आ जाती थी। उस लिस्ट को हम BLOs को देते थे कि आप इनको चेक कर लेंगे ये होम क्वारंटाइन हो गए कि नहीं हो गए, क्या इनकी स्थिति है। तो ये सिस्टम चल रहा था, क्योंकि अभी CMHO साहब ने बताया कि अब होम क्वारंटाइन भी कंपलसरी नहीं होकर के एडवाइजेबल है कि आपको होम क्वारंटाइन रहना चाहिए। समझदारी है कि कोई आदमी बाहर से आया है तो उसको खुद 14 दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं हमारे ADM प्रशासक श्री OP बुनकर साहब से निवेदन करता हूँ, वह भी अपनी बात रखें। आदरणीय बुनकर साहब। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, डिप्टी मेयर साहब, ADM सिटी साहब, CMHO साहब, सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पिछले जो लगभग 3.5-4 महीने हैं उसमें आप सभी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से जनता की सेवा की है और प्रशासन को पूरा भरपूर आपने सहयोग दिया है, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता CMHO साहब ने, कमिश्नर साहब ने, ADM सिटी साहब ने बताया कि अभी जो हालात अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि राजस्थान में हम देखते हैं कि भाई शाम को जो 8:30 वाली रिपोर्ट आती है, सबकी यही जिज्ञासा रहती है कि आज कितने केस आए। तो उसमें पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि हर दिन नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा होता है कि पिछला रिकॉर्ड टूट जाता है। अब कल भी जैसे 956 केस आए, तो राजस्थान में अब तक का एक दिन में जो भी केसेस आए उसका रिकॉर्ड टूट गया। ऐसे ही हर एक दिन 2 दिन में, जैसे आज नहीं तो कल वापस फिर वो रिकॉर्ड टूट रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जब हमारे यहाँ कोरोना विस्फोट हुआ था कांजी घाटा और ये जो एरिया के अंदर, उसके बाद में हम जयपुर और जोधपुर के बाद तीसरे नंबर पे पहुँच गए थे नंबर ऑफ केसेस के अंदर। लेकिन आप सब लोगों की मेहनत की बदौलत ये रहा कि आज हम जो है वो 11वें नंबर पे हैं। तो कैसे जो हमने अभी तक कंट्रोल कर रखा है उसको हम ऐसा ही कंट्रोल रखें। और जैसा कि बाकी और जिलों में हम देख रहे हैं कि अलवर में अचानक से तेज़ गति से वृद्धि हुई, पाली के अंदर अचानक से तेज गति से वृद्धि हुई, धौलपुर जैसे छोटे जिलों में अचानक तेज़ गति से वृद्धि हुई, भरतपुर, बीकानेर। तो ऐसा एक भी संभाग मुख्यालय नहीं रहा। सबसे पहले जो जयपुर और जोधपुर थे हमारे से आगे, उसके बाद सारे संभाग मुख्यालयों ने एक एक करके अपने को पीछे छोड़ दिया। तो उसमें उसका कारण यही था, अभी 2-3 दिन पहले एक VC हो रही थी, उसमें सारा एनालिसिस किया गया। उसमें बताया गया कि ये जो लॉकडाउन खोला केवल ये कारण नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के अगले करीब 10-15 दिन तक सेम कंडीशन रही जो लॉकडाउन में थी। उसका कारण ये था कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद सब लोग सतर्क थे,
सब लोग चिंतित थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आम पब्लिक में थोड़ी लापरवाही आ गई कि भाई ठीक है, मास्क नहीं लगाना है और वैसे ही अननेसेसरी घूमना है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करनी है। तो वो चीज़ थोड़ी सी जो लापरवाही आप कहें कि इस वजह से आ गई कि शायद हो सकता है कि जो उन्होंने लगा कि भाई डेथ रेट कम हो रही है और वो जो ये जो बीमारी है ये मुझे नहीं होगी, ये तो दूसरों को ही होगी, मतलब इस तरह का एटीट्यूड भी कई लोगों में देखने को मिला। तो इस तरह की जो लापरवाही धीरे धीरे लोग आ रही है, तो वो हम अभी तक इतने जागरूक रहे, इतने सतर्क रहे, तो अब हमारी महती जिम्मेदारी है कि और उस लापरवाही को थोड़ा सा हम रोकें, चेक करें और जैसा अच्छा अभी ये चल रहा है वैसा ही हम मेंटेन और समय तक करें, क्योंकि अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि पीक कब आएगा। पहले ये था कि पीक मई में आने वाला है, फिर बाद में जून में आने वाला है, जुलाई कह रहे थे, जुलाई आ गया तो अगस्त कह रहे हैं, अगस्त सितंबर कहने लग जाएंगे। तो वो अभी किसी को कुछ पता नहीं है, जो भी सिमुलेशन है, कैलकुलेशन है, वो उस हिसाब से है कि भाई इस महीने में कैसा गुजरा तो उसके हिसाब से वो पीक शायद आगे बढ़ जाता है। तो अभी कितना लंबा हमको एक और संघर्ष करना पड़ेगा ये अभी हमें मालूम नहीं, और मुझे लगता है कि ये बीच का भी लगभग महीने भर का पीरियड है, वो थोड़ा सा ऐसा पीरियड था, लीन पीरियड था, जिसको हमने थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया है, लेकिन अब वापस हमको जो है सतर्क होना पड़ेगा। शहर में वापस कोई विस्फोट नहीं हो, उसके लिए जो 2-3 चीज़ें वापस अभी करने का हमने सोचा है। एक तो रैंडम सैम्पलिंग, जो सीएमएचओ साहब ने आपको बताया कि रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। पहले यही था कि जो कोई पॉजिटिव आता था उसके कॉन्टैक्ट्स जो होते थे उनको ही सैम्पलिंग करते थे, उन्हीं का टेस्ट करते थे। अभी है कि रैंडमली ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल करें। जो भी हॉस्पिटल के अंदर खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या आई लाइक जो भी सिम्टम्स हैं, उसका कोई भी मरीज आएगा तो उसकी आवश्यक रूप से सैम्पलिंग की जाएगी, उसका आवश्यक रूप से टेस्ट होगा। ये सरकारी जो चिकित्सालय हैं उनमें भी होगा और प्राइवेट जो चिकित्सालय हैं उनमें भी होगा। तो एक तो ये है। उसके अलावा एक जिला कलेक्टर महोदय की ओर से एक आदेश भी निकाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई लक्षण है, अगर उसके खांसी है, जुकाम है, बुखार है, वो छुपाएगा नहीं, छुपाए नहीं, वो आगे आके हॉस्पिटल में बताए, टेस्ट कराए, ताकि अगर बाई चांस पॉजिटिव अगर वो होता है तो वो किसी दूसरे को नहीं फैलाए। तो इसके लिए अगर कोई जानबूझ के ऐसे लक्षण छुपाता है और बाद में पता चलता है कि उसकी वजह से कोई अन्य लोग भी संक्रमित हो गए हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये अब प्रेस में भी हमने दिया और एक इस तरह का आदेश निकाला है, आप लोगों की भी जानकारी में रहे। तो उसके अलावा हमने एक राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। हम चाह रहे हैं कि शहर एरिया में जो माइग्रेंट्स हैं, आने वाले जाने वाले, उनका हम थोड़ा सा रेगुलेट करें। उसका कारण जैसा पहले बताया गया है कि राज्य सरकार ने पिछले माह एक निर्णय लेके, और जो पहले इंटर स्टेट माइग्रेंट्स होते थे, अंतर्राज्यीय कोई बाहर से आता था, उसको जो 14 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य था, उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी। यानी अब होम क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं है, लेकिन वांछनीय ज़रूर है। वांछनीय का मतलब यही है कि अब हमको केवल उससे समझाइश करनी है कि भाई आप लोगों के संपर्क में नहीं आए, आप बाहर से आएँ। तो हो सकता है समझाइश से इतना ज़्यादा आदमी माने नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई मैं तो ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी ट्रैवलिंग है। ये समझाइश करनी है। अगर वो होम क्वारंटाइन रहता है अच्छी बात है, साथ में उसका टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि अगर वो टेस्ट करवा लेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पता चल जाएगा। तो उससे एक हमको ये है कि अगर बाहर से आया पॉजिटिव है, टेस्ट में निकल गया, तो वो उससे जो लोगों को फैलने की संभावना है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं कार्यक्रम के अंत में आभार के लिए और अपनी बात रखने के लिए आदरणीय महापौर जी टांग साहब से निवेदन करता हूँ, वह सबका आभार व्यक्त करें और अपनी बात रखें। आदरणीय टांग साहब। सम्मानित मंच, हमारे सभी पार्षदगण और नगर निगम के अधिकारीगण, आज जो ये बातचीत हुई है, जो आप लोगों को बताया है, वो सारे इंस्ट्रक्शन तो हमको फॉलो करना ही है। और जो कमेटी का जो विचार किया है बहुत अच्छा है, ताकि उदयपुर शहर में
जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी रोकथाम के अंदर हम सभी पार्षदों को एज ए टीम लीडर वर्क करना है और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशंस हो गए तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या CMH ऑफिस के अंदर ज़रूर इसको शेयर करें ताकि हम इस कोरोना को रोक सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि गांवों के अंदर तो पता लग जाता है कि कौन आदमी बाहर से आया है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर शहर के अंदर ये एक समस्या है। तो हमको हमारी जो आंखें हैं खुली रखनी है इस दृष्टि से कि बाहर से किस परिवार में कहाँ से लोग आए हैं, उनकी हेल्थ दृष्टि से किसी को खांसता है या कुछ इस तरह का कुछ और इफेक्ट दिखता है हमको, इमीडिएटली हमको इसको खबर करना चाहिए। अभी एक बात बताई थी कि कुछ जैसे सब्जी बेचने वाला है तो ये लोग स्प्रेड कर सकते हैं। अगर वो एक कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उनके ऊपर जो हमारे बहुत से लोग संपर्क में आ सकते हैं, तो इसलिए वो सब्जी वाले के ऊपर या सब्जी बेचने वाले जितने लोग हैं हमारे वार्ड के अंदर, उसको हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं किसी को स्प्रेड नहीं करे और वो खुद जो है वो स्वस्थ रहे। अब ये है कि एक और देखा मैंने, सब्जी वाले के पास जाते हैं, एक सब्जी वाला खड़ा हुआ है बेचने वाला और दूसरा जो है वो ग्राहक आया, और कुछ हमारे यहाँ आदत होती है, चाहे वो मुंह के अंदर तंबाकू होगा या सुपारी होगी और उसको थूकने की प्रवृत्ति होगी, तो वह न थूके। ऐसा भी जब भी आप जाए अपने वार्ड के अंदर तो उसको जो सामने वाला जो बेचने वाला है उसको बताओ कि कोई आदमी थूके नहीं, और इस तरह का वो एक बिल्कुल प्रिकॉशंस रखे अपने लेवल के ऊपर ताकि हमारे ये स्प्रेड नहीं हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिगरेट पीते हैं, इवन सड़क के ऊपर, बाजार में, दुकानों के आसपास सिगरेट के छोटे पीछे टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। तो ये भी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, उनको रोकें और उनको थोड़ा शिक्षा देवें। और उनको आपको ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी को टोकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो सिगरेट वाला या कुछ थूकने वाला होगा वो आप पे गर्म होगा या कुछ अपनी आंखें से बताएगा। इसकी चिंता नहीं करें और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो इंस्ट्रक्शंस CMO साहब ने, ADM साहब ने और सभी ने आपको कहा है उसका ज़रूर पालन करें और एज ए टीम लीडर आपको ये वर्क करना है। और आपके सहयोगी जो 7-8 हैं उस सबसे सहयोग ले रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे शॉर्ट नोटिस के अंदर और प्रशासन की तरफ से और CMO की तरफ से हमारे यहाँ पर आए, उनका मैं नगर निगम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। छोटा सा निवेदन है, चाहे किसी वार्ड में पॉजिटिव आए या नहीं आए, लेकिन हर 15 दिन में अगर सैनिटाइजर होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सैनिटाइजर की शिकायत हर वार्ड से आती रहती है कि मेरे वार्ड में गाड़ी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी। तो एक शेड्यूलिंग बना ले 70 वार्ड का कि इस मतलब एक वीक में इतने वार्ड में सैनिटाइजर होगा, इस वार्ड में इतने टाइम में होगा। गिरीश जी बोलिए। सम्मानित मंच, जैसा कि अपन जिस कार्यक्रम में उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं उसका ओवरऑल ये है कि कोरोना महामारी से यदि जितनी जागरूकता है वही इसका उपाय है। तो मेरा ये निवेदन है कि इसका एक हेल्दी माहौल बने। माहौल से मतलब ये कोई जांच कराने जाता है और वापस आता है तो वो जो जांच कराने जाए उसको सम्मान मिले, उसका एक हौसला अफजाई हो और वो आगे गए कि मैं नेगेटिव हूँ। तो जब ये इस तरह का माहौल बनेगा, उसका सम्मान आएगा, लोग खुशी खुशी जाँच कराने जाएंगे। जैसे कि आज से 10 साल 20 साल पहले रक्तदान करने के लिए जाता तो वो शर्माता था, रक्तदान आज रक्तदान करने वाला छाती ठोक के कहता मैंने रक्तदान किया है। तो इसी तरह यदि अपन माहौल बनाते हैं कि हम कोरोना जांच कराने जा रहे हैं, खुशी खुशी जांच करें, उसका फोटो आता है, सम्मान होता है, ऐसा लगता है जांच हुई और आएगी नेगेटिव ही। तो इस तरह का हेल्दी माहौल बना के यदि इस प्रोग्राम को किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अधिक से अधिक जाँचें होगी, लोगों का जुड़ाव होगा। तो इस कार्यक्रम में इसको जाँच जो है, जाँच कराने वाला है या जाँच कराने वाली टीम है,
उनको सम्मानित किया जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए, तो ये बहुत अच्छा माहौल होगा। मैक्सिमम जांच होगी और उससे हेल्दी माहौल में लोग खुशी खुशी आएंगे, तो ये एक अच्छा कार्यक्रम होगा, इसको जरूर जोड़ा जाए। माहौल से, बातचीत से लग रहा है कि कोरोना की महामारी अभी और बाकी है और खतरनाक स्तर पर आ भी सकती है। आएगी तो हम लोगों को फिर सेवा करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने जैसे कि डीएसओ साहब से सभी वार्डों में ये पैकेट बांटे थे अनाज के, लेकिन किसी भी पार्षद को, जनप्रतिनिधित्व को उसको शामिल नहीं किया गया। तो आपको क्या पता है कि इस वार्ड में कौन गरीब है, कौन अमीर है? मुझे पता, हमने कई बार कहा था। आपको कोई मान लो कोई बाबूजी है, उसको क्या पता है कि उस वार्ड में वो गरीब कौन है, अमीर कौन है, और 10 थैले लटका के हर कहीं बांट दिए। ये इतनी तालियां बजी, इसका मतलब ये है कि सारे जनप्रतिनिधि इस बात से बहुत दुखित है। और जब आप कह रहे हो कोरोना वापिस आ सकता है जोरदार, तो इस बार जब बांटो तो हर एक पार्षद को उसमें शामिल करो मीटिंग में, क्योंकि पार्षद को अच्छी तरह से मालूम है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। जिसकी चाहे उस वार्ड में बांट दिया, अब पता ही नहीं कि हम तो रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए का अनाज आया, इतने करोड़ का आया। मेरा वार्ड नंबर 57 है, क्या लिस्ट है उसके पास? कोई बताता ही नहीं मुझे कि मेरे वार्ड नंबर 57 में कितने पैकेट बांटे। तो जिला पर हमको चोटते तो नहीं है कि जनप्रतिनिधि हम यार, जब हम इतने काम कर रहे हैं तो जिला प्रशासन को आगे लिखो। धन्यवाद। A very good morning to everyone. सम्मानित मंच, मेरा कहना है एडीएम सर से, जो बीएलओ का अपना इंस्ट्रक्शन था, जैसे भी कोई बाहर से प्रवासी निवासी आता है स्टेट में, जैसे कि वापस पास की मांग की जा रही है, एक प्रोसेस फॉलो करना होता था उसको, जिसकी पूरी प्रकृति थी। तो प्रोसेस फॉलो एक फॉर्म उसमें बीएलओ सबमिट करता है, जो एडीएम सिटी में सबमिट होता है, उसकी कोई डिटेल होती है, उसके घर का एड्रेस होता है। बंद हो गया सर, हम वही चाहते थे, अभी वापस चालू होगा कि नहीं होगा? अभी जैसे कि वापस अभी बॉर्डर सील हो गए हैं, तो वापस वही प्रोसेस चालू होगा? हमको कहा गया है कि चालू होगा या नहीं होगा। दूसरा, हम आपसे चाहते हैं कि सर बीएलओ जो भी हैं वार्ड के, उनकी जल्द से जल्द एक मीटिंग तय कराएं जिसमें पार्षद से कम उनका इंट्रोडक्शन हो। अभी तक बहुत से बीएलओ जिनसे हमारा इंट्रोडक्शन तक नहीं है, और जो प्रोसेस है स्टेट वाला सर, वो हमें जल्दी बताएं। तीसरा, मेरा वापस से जो छोगलाल जी ने कहा है, उसी संदर्भ में मेरा निवेदन है निगम से भी और आपसे भी, कि जो भी दान 50 किट का हो या 100 किट का हो, 10,000 लोगों की जनसंख्या है वार्ड में, 50 किट का अखबार में देके हम वापस, जो हमारे सामने चुनौती खड़ी हुई है कोरोना की, अगर हम वितरण करते हैं तो आयुष साहब, हमारा निवेदन है इसे गुप्त रखा जाए, क्योंकि 50 किट देकर बाकी जनता को संभालना हर पार्षद साथी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और इस दौर में कोई जवाब वो दे नहीं पाता। 50 किट हम जानते हैं हमारी सीमा है मदद की, पर एडीएम सर बीएलओ वाला मीटिंग आप जल्दी तय करें, हम आशा करते हैं आप। थैंक यू। गिरीश जी। और सम्मानित साथी, मेरा सुझाव मनोज जी चौधरी और अली भाई के साथ ही सम्मिलित है कि जिस तरह से अब कोरोना की गिनती बढ़ती जा रही है, आसपास के स्टेट भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से पलायन भी हो रहा है उदयपुर की तरफ, क्योंकि हम गुजरात से समीप में हैं सभी जगह। तो मोबिलाइजेशन ज़रूरी है। एक तो मोबाइल वैन ऐसी हो जो समय पर आकर जहाँ भी अपने को टेस्ट करने वो हो जाए। दूसरा, एलईडी के माध्यम से ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ पर भयआयत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ वॉकिंग कर रहे हैं, जैसे फतेह सागर बताया आपने, ऐसे कई जगह हैं जहाँ 5,000 3,000 अमूमन लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो सिटी में जो कैरियर का रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे स्थानों पर हम एलईडी का बजट बनाकर ऐसे लोगों को अवेयरनेस के लिए मोबाइल एलईडी जो दूसरी जगह अपन जो प्रचार प्रसार में काम कर सकते हैं। दूसरा, फ्लैक्स अपना नगर निगम के जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे सुझाव और जो भी बचाव उनके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस हो। तीसरा, हमारी निगरानी कमेटी जो भी बने उसके सारे वार्डों में 70 वार्डों में फ्लैक्स हो, उस पर नाम हो निगरानी कमेटी के, उनके बाय नंबर हो, ताकि लोगों में उसके हर बूथ पे, मतलब 5, अगर एक वार्ड में 5 बूथ या 6 बूथ, इससे ज़्यादा नहीं है, उन 5 में छोटे-छोटे 6 बाय 3 या भी वो लगा दिए जाएँ। लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस होगी और आपका कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।